गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा छठवीं, हमारा पाठ 9वां, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य। इसमें चेर, पांड्य और चोल राजवंश, उसके बाद सातवाहन राजवंश, उसके बाद वाकाटक राजवंश, उसके बाद चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश, ये सभी राजवंश हैं। उनकी हमको पढ़ाई करनी है, उनके बारे में जानकारी लेना है। यह हमारे मानचित्र दिया है देश का, उसमें ये सब राज्य ये आया है। ये जगह पे जो भी है चेर, पल्लव, पांडव आदि की जानकारी इसमें दी गई है। इसमें हम निरीक्षण करेंगे बाद में। ईसा पूर्व प्रथम से लेकर 8वीं शताब्दी का ये दक्षिण का भाग है, सिर्फ भारत के दक्षिण का भाग है। ये जो हमारे भारत देश है ना, वो ऊपर में उत्तर, इधर पूर्व और इधर साइड में पश्चिम, तो वैसे ये नीचे दक्षिण का भाग। तो दक्षिण की ही हमको पढ़ाई करना है। दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य कहते हैं इसका। भारत का जो मानचित्र है उसमें दक्षिण में है सब, तो इसलिए हमने इनका ही पढ़ाई करना है। कौन कौन से राजवंश करें तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे चेर, पांड्य और चोल राजवंश। सबसे पहले है चेर, पांड्य और चोल राजवंश। ये जो है दक्षिण की प्राचीन राज्य सत्ताओं में 3 राज्य सत्ताओं का उल्लेख है, तत्कालीन साहित्य में आता है। जैसे कि चेर, पांड्य और चोल, ये राज्य सत्ताएं पहले थी दक्षिण की। ये राज्य सत्ताएं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अथवा उसके पहले से ही अस्तित्व में थी। उनका जो उल्लेख है रामायण, महाभारत, महाकाव्य में किया गया है। तमिल भाषा में संगम जो साहित्य है, इन 3 राज्य सत्ताओं का जो उल्लेख है उसमें मिलता है। मौर्य सम्राट का जो लेख है उसमें भी ये उल्लेख प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक में ये मुजरिस बंदरगाह का उल्लेख भी मिलता है। और ये बंदरगाह जो केरल तट पर है, अभी उसको महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। और ये बंदरगाह चेर राज्य में था। तो चेर मतलब मुजरिस, यहाँ पे बंदरगाह में जो मसाले के पदार्थ हैं और मोती उद्योग, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुएं थे। और ये वस्तु इटली के, रोम और पश्चिम के अन्य देशों में निर्यात होता था। पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान में तमिलनाडु में है। अभी ये तमिलनाडु प्रदेश में है पांड्य। वहाँ के उत्कृष्ट श्रेणी मोतियाँ बहुत महंगी है। और मदुरै का पांड्य, मदुरै जो है ये अभी उधर तमिलनाडु के साइड में है मदुरै, और पांड्य राज्य की ये राजधानी थी। प्राचीन चोलों का राज्य तमिलनाडु या तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था उस समय। तो बाद में आया दूसरा सातवाहन राजवंश। तो दूसरा सातवाहन राज्य में मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के बाद भारत में पश्चात उत्तर भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये राज्य थे और उनके राजा स्वतंत्र बने थे उस समय। उन्होंने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए थे। उनमें एक सातवाहन राजवंश था। प्रतिष्ठान अर्थात पैठन उनकी राजधानी थी उस समय। राजा सिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। और पुणे जिले में जुन्नर है एक, जुन्नर के समय के एक नाने घाट है, नाने घाट की गुफाएं हैं। और ये गुफाओं में उकेरे गए लेखों में से राजवंश महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम पाए जाते हैं। कुछ सातवाहन राजा उनके अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन राजवंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा विशेष ख्याति प्राप्त है। उसके पराक्रम का वर्णन नासिक की गुफाओं में उकेरे गए लेखों में है। और उसमें शक राजा नेहपान को पराजित किया था उस समय। ये नाने घाट का एक है। ये नाने घाट ठाणे जिले में आता है, मुंबई में। और जुन्नर मुरबाड मार्ग घाट है ये घाट नाने घाट के नाम से जाना जाता है। और ये इस घाट सड़क की दूरी है, ये 5 किलोमीटर की है। लगभग 2000 पूर्व सातवाहनों के कार्यकाल में बनाई गई थी। और पहले यह घाट देश महाराष्ट्र
का पठारी क्षेत्र कहलाते थे। कोकण के बीच में प्रमुख व्यापार होता था और उसमें इस घाट की सड़क का उपयोग व्यापार करने के लिए, यातायात के लिए किया जाता था। वो घेरे हुए बड़ा आज भी वहाँ देखने के लिए मिलता है। नाने घाट की गुफाओं में सातवाहन राजाओं की मूर्तियाँ और शिलालेख भी पाए जाते हैं। शिलालेखों में सातवाहन राजाओं एवं रानियों के द्वारा किए गए चंदों का वर्णन भी किया गया है। तो नासिक के लेख में गौतमीपुत्र का उल्लेख त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन मतलब कि उनका जो रूप में किया गया है, किसका? गौतमी सातकर्णी का। तो तोय का अर्थ होता है जल और घोड़े राजा के वाहन होते थे। ऊपरी मतलब पदवी। इसका अर्थ होता है कि जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया है। 3 समुद्र से तात्पर्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उसके जो कार्यकाल में सातवाहन को साम्राज्य था। ये उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। हाल में ये सातवाहन राजा का गाथा सप्तशती ग्रंथ में प्रसिद्ध है और यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में महाराष्ट्र में रचित है और इस ग्रंथ में सातवाहनों के समय के जनजीवन और जानकारी मिलती है। सातवाहन कालखंड में भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। महाराष्ट्र के पैठन, वहाँ पे पैठनी साड़ी होती है, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर की साड़ी, कोल्हापुर अभी भी प्रसिद्ध है। कोल्हापुर, सोलापुर, वहाँ पे चादर मिलती है और व्यापारिक केंद्र भी है। ये महत्व प्राप्त हुआ है। इस कालखंड में वहाँ असंख्य कलाओं वस्तुओं का उत्पादन होता था। भारतीय माल का निर्यात रोम में जाता था। देखो, रोम तक। कुछ सातवाहन सिक्कों पर जहाज़ों की भी आकृति आपको दिखाई देगी। इसमें जैसे कि प्रतिमाएँ हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाए हैं जहाज़ की प्रतिमा। यहाँ पे जहाज़ की प्रतिमा दी है, यहाँ पे अंकित सातवाहन जो सिक्का था, ये उस समय सातवाहन ने बनाया हुआ और इसमें जहाज़ का चित्र था। प्रतिमाएँ अंकित है। महाराष्ट्र के अजिंठा, नासिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर की गुफाओं में ये कुछ गुफाओं का खनन भी सातवाहन के समय किया गया था। ये गुफा बहुत सुंदर है, देखने लायक है। अजिंठा, वेरूळ की लेनी वो प्रसिद्ध है। और वाकाटक राजवंश उसके बाद में आया। ये कार्ले का चैत्य गृह है। वाकाटक राजवंश ईस्वी सन की 3री शताब्दी में प्रारंभ हुआ। सातवाहनों की सत्ता क्षीण होने के बाद सातवाहनों के बाद जिन राजसत्ताओं का उदय हुआ है उनमें वाकाटक सामर्थ्यशाली राजवंश था। वाकाटक राजवंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। ध्यान में रखना है, मैंने जनरल नॉलेज के इसमें ये क्वेश्चन दिए थे। विंध्य शक्ति के बाद प्रवर्षण प्रथम राजा बना। प्रवर्षण के बाद वाकाटक का जो राज्य बढ़ गया और उनमें 2 शाखाएं निर्माण हो गई। प्रथम शाखा थी नंदीवर्धन, नागपुर के समीप है, और दूसरी शाखा थी राजधानी वत्सगुल्लम, अर्थात वर्तमान में ये वाशिम में है, वत्सगुल्लम। विंध्य शक्ति के बेटे प्रवर्षण प्रथम ने वाकाटक राज्य का विस्तार किया था और उसके कार्यकाल में वाकाटक का साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात में प्रदेश तक फैला हुआ था। दक्षिण में कोल्हापुर से, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, और दक्षिण में कोल्हापुर तक फैला हुआ था। उस समय कोल्हापुर का नाम कुंतल था। कोल्हापुर का नाम पहले क्या था? कुंतल था। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। और यह जानकारी हमने इससे पूर्व प्राप्त की कि वाकाटक राजा हरिशन का वराह देव नामक मंत्री था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजिंठा गुफाओं में 16 क्रमांक की जो अजिंठा ये है, वहाँ पे जो लेनी बनाई उसने, अजिंठा में गुफा बनाई है। ये गुफा खनन करने वाला था। अजिंठा की अन्य गुफाओं भी खुदाई उसने की थी उस समय। चित्रों में सुशोभित करना यह हरिशन का ये कार्यकाल में हुआ था। वाकाटक राजा प्रवर्षण द्वितीय ने प्राकृतिक ये अजिंठा का बोधिसत्व पद्मपाणि ये है।
तो इसमें भाषा में महाराष्ट्रीय भाषा सेतुबंध ग्रंथ की रचना की थी। और इसी भांति कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य भी इसी कालखंड में हुआ था। चलो, ये आपको बड़े होने के बाद बहुत जनरल नॉलेज में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेघदूत किसका है, तो कालिदास का है, ध्यान में रखना है। तो बाद में है चालुक्य राजवंश। चालुक्य ये कर्नाटक का है और ये राजवंश सत्ता बलशाली थी। वाकाटक के बाद प्रबल होने के बाद ये कदम्ब, कलचुरी और सत्ताओं का समावेश था, परंतु इन सभी पर चालुक्य राजाओं ने वर्चस्व प्रस्थापित किया था। ये पदट्टकल का मंदिर है ये। इसमें बाद में आया पल्लव राजवंश आया। पल्लव राजसत्ता दक्षिण भारत की एक सशक्त राजसत्ता थी। तमिलनाडु की कांचीपुरम नगरी उनकी राजधानी थी। महाबलीपुरम का ये रथ मंदिर है, ध्यान में रखना है। ये 6ठी शताब्दी के पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। कर्नाटक के बदामी उसकी राजधानी थी। बदामी का प्राचीन नाम था वातापी। और चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को विफल बनाया था। बदामी, ऐहोले, पट्टदकल और प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी उसने चालुक्य राजाओं ने उस समय किया था। इसी तरह ये जानकारी इसमें दी गई है कि महेंद्र वर्मन पराक्रमी पल्लव राजा था और उसने पल्लव राज्य का विस्तार किया था। वह स्वयं नाटककार था। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण को विफल बनाया था और उसके कार्यकाल में महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रथ मंदिर खुदाई गई थी। ये रथ मंदिर अखंड पत्थर से खोदे हुए गए हैं। और पल्लव राज्यों की जो जलसेना थी शक्तिशाली सुसज्ज थी और उनके कार्यकाल में भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ निकट संबंध प्रस्थापित हुआ और देश का भीतरी और बाहरी व्यापार समृद्ध था। और युआन शांग ये कांची में आया था और उसने कहा कि पल्लव राजाओं के राज्य में सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता और न्याय का व्यवहार किया जाता है, ऐसा उसने लिखा था युआन शांग ने। फिर आए राष्ट्रकूट का राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश के समय संपन्न कालखंड में उनकी सत्ता विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। दंतीदुर्ग राजा ने राष्ट्रकूट की सत्ता पहले महाराष्ट्र में प्रस्थापित की थी। राजा कृष्ण प्रथम ने वेरुल एलोरा ये प्रख्यात कैलाश मंदिर खुदाई गई थी और बहुत सुंदर है, देखने लायक है। अब तक हमने मुख्य रूप से प्राचीन भारत की विभिन्न राजनीतिक सत्ताओं की जानकारी प्राप्त की है। अगले पाठ में हम प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे वेरुल और ये एलोरा की है कैलाश गुफा, बहुत फेमस है और बहुत देखने लायक है। आप गए तो कभी देख लेना है। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म हो गए हैं। बाद में हम 10वां पाठ शुरू करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको जो आता है वो लिखना है। प्रश्न पहला यहाँ पे लिखना है, दूसरा लिखना है और तीसरा लिखना है और ये चौथा प्रश्न लिखना है। 5वां लिखना है, चौथा नहीं लिखना है, 5वां लिखना है और 6वां लिखना है। जो प्रश्न आते हैं उत्तर ढूंढ के आपको लिखना है, नहीं जो आए तो मुझे पूछना है।